तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, ये नाम हम सब ने सुना है ना? खास तौर पर जब भी किसानों के प्रोटेस्ट की बात होती है तो ये मुद्दा सबसे आगे होता है। पर आखिर ये है क्या और इस पर इतना विवाद क्यों होता है? आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में आता है। आखिर क्यों लाखों किसान बार बार सड़कों पर उतर आते हैं? चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टरों की लंबी लाइनें हों या फिर देश के अलग अलग कोनों में हो रहे प्रदर्शन, इन सबकी जड़ में अगर देखें तो एक ही मांग बार बार सामने आती है, हमारी फसलों का सही दाम मिले। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 60 के दशक में सोचिए, भारत उस वक्त एक साथ कई मुश्किलों से घिरा हुआ था। एक तरफ 1962 में चीन से, फिर 1965 में पाकिस्तान से जंग, और ऊपर से देश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। हालत ये थी कि हमें खाने के लिए अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ रहा था। और पता है, जो गेहूं आता था PL 480 स्कीम के तहत, उसकी क्वालिटी इतनी खराब होती थी कि लोग कहते थे ये तो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। मतलब देश सचमुच फूड सिक्योरिटी के एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। तो इसी संकट के बीच से जन्म हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP का। अब बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक गारंटी है। सरकार किसानों से वादा करती है कि देखो, अगर बाजार में तुम्हारी फसल के दाम बहुत ज्यादा गिर भी गए तो घबराना नहीं, हम तुम्हारी उपज एक पहले से तय की हुई मिनिमम कीमत पर खरीद लेंगे। और इसकी एक बहुत ही खास बात है, MSP का ऐलान हमेशा हमेशा फसल बोने से भी पहले कर दिया जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे किसानों को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि भाई कौन सी फसल उगाना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उन्हें एक तरह की इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन ये जो गारंटी प्राइस है, ये तय कैसे होता है? और बस यहीं से सारा का सारा पेंच शुरू हो जाता है। देखिए, ये कोई हवा में तय किया गया नंबर नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला सरकार और किसान संगठनों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है। तो समझते हैं कि ये लागत निकालते कैसे हैं। इसके मोटे मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। पहला है A2। इसमें वो सारे खर्चे आते हैं जो किसान असल में अपनी जेब से करता है, जैसे बीज, खाद, केमिकल, डीजल का खर्चा वगैरह। फिर आता है A2+FL। इसमें A2 वाले सारे खर्चे तो हैं ही, साथ में किसान के परिवार वाले जो खेत में मुफ्त में मेहनत करते हैं, उस मेहनत की कीमत भी जोड़ी जाती है। और फिर है तीसरा और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव C2। इसमें A2+FL के अलावा किसान की अपनी जमीन का किराया और उसकी जमा पूंजी पर ब्याज जैसी छुपी हुई लागतें भी शामिल होती हैं। अब सरकार आज की तारीख में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करती है? वो इस्तेमाल करती है बीच वाला, यानी A2+FL। सरकार इस लागत को निकालती है और फिर उसे 1.5 से गुणा कर देती है। जो रकम आती है वही MSP बन जाती है। मतलब कागज पर यह वादा है कि किसान को उसकी लागत पर 50% का मुनाफा मिलेगा। पर किसान कहते हैं कि ये काफी नहीं है। उनका तर्क है कि हमारी पूरी लागत तो गिनी ही नहीं जा रही। उनकी सबसे बड़ी और अहम मांग यही है कि MSP की कैलकुलेशन सबसे वाले फॉर्मूले यानी C2 के हिसाब से होनी चाहिए। और जाहिर है, अगर ऐसा होगा तो MSP काफी बढ़ जाएगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिरी फैसला लेता कौन है? देखिए, एक संस्था है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस या CACP। इसका काम है सारी लागतों का हिसाब किताब करना और सरकार को एक सिफारिश भेजना कि भाई MSP इतना होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक सिफारिश होती है। आखिरी मोहर लगाती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई थियरी, पर असल में जमीन पर इस पॉलिसी का असर क्या हुआ है? इतने दशकों से ये लागू है, तो क्या ये कामयाब रही या इसके कुछ ऐसे नतीजे भी निकले जिनकी उम्मीद नहीं थी? सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि MSP की वजह से ही भारत खाने के मामले में आत्मनिर्भर बन पाया। एक वक्त था जब हम बाहर से अनाज मंगवाते थे और आज हम आत्मनिर्भर हैं। ये किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से एक बड़ी सुरक्षा देता है और हाँ, ये प्राइवेट खरीदारों के लिए भी एक बेंचमार्क सेट कर देता है। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। इसके कुछ बड़े नुकसान भी हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि MSP का असली फायदा ज्यादातर गेहूं और चावल पर ही मिलता है, तो किसान दूसरी फसलें उगाने में हिचकिचाते हैं। इससे एक तो जमीन की सेहत खराब होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, कभी कभी ये महंगाई भी बढ़ा सकता है,
और तो और WTO जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत के लिए मुश्किलें भी खड़ी करता है। और पर्यावरण वाली बात को जरा और गहराई से समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता है। MSP की वजह से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां पानी पहले से ही कम है, वहां भी किसान धान यानी चावल की खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर अच्छी MSP मिलती है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। सिर्फ 1 किलो चावल उगाने में सोचिए करीब करीब 4000 लीटर पानी लग जाता है। ये वो कीमत है जो हमारा पर्यावरण चुका रहा है, और MSP की बहस में अक्सर इस पहलू पर बात ही नहीं होती। लेकिन इन सब फायदों और नुकसानों से भी बड़ा एक सवाल है, और वो है इसकी पहुंच का। क्या MSP का लाभ सच में देश के हर किसान को मिल रहा है? इसका जवाब शायद थोड़ा निराश करने वाला है। सरकार की ही बनाई हुई एक कमेटी थी, शांता कुमार कमेटी। उसकी रिपोर्ट बताती है कि देश के सिर्फ 6% किसानों को ही MSP का फायदा मिल पाता है। इसका मतलब साफ है, 94% किसान आज भी पूरी तरह बाजार के रहमो करम पर हैं। और ये जो फायदा है ना, ये भी पूरे देश में बराबर नहीं बटा है। ये एक और बड़ी सच्चाई है। MSP का असली लाभ ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों तक ही सिमट कर रह गया है। बाकी पूरे देश में या तो MSP पर खरीद होती ही नहीं, या फिर सिस्टम इतना कमजोर है कि किसानों को कोई फायदा ही नहीं मिलता। और यहीं पर आकर हम आज के विरोध की सबसे बड़ी मांग पर पहुंचते हैं। देखिए, अभी MSP क्या है? ये बस एक सरकारी पॉलिसी है। सरकार चाहे तो इसे रखे, चाहे तो बदल दे या हटा दे। किसानों की मांग ये है कि इसे एक पॉलिसी से बदलकर एक कानूनी हक बनाया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिनिमम वेज का कानून होता है। एक ऐसा अधिकार जो हर किसान को मिले, जिसे कोई छीन न सके। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही मुश्किल पहेली है। एक तरफ हैं किसान जिन्हें अपनी मेहनत का सही दाम चाहिए, दूसरी तरफ है देश की खाद्य सुरक्षा, फिर पर्यावरण की चिंता भी है, और सरकारी खजाने का भी सवाल है। इन सबको एक साथ कैसे साधा जाए? एक ऐसी पॉलिसी कैसे बने जो सबके लिए सही हो? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसीलिए ये बहस आज भी जारी है।